अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर हुई बात, मिडिल ईस्ट के हालात पर हुई चर्चा। राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जंग के समाधान के लिए भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया। पंजाब में जेल भेजे गए भुल्लर के मंत्रालयों का हुआ बंटवारा, हरपाल चीमा को परिवहन और रवजोत सिंह को जेल विभाग की जिम्मेदारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग, कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता ने लगाई होर्डिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ईरान जंग पर बयान दिया है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि भारत ने जंग को रोकने के लिए संवाद का रास्ता सुझाया है, साथ ही साथ हम सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अगर ये जंग जारी रही तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। सभापति जी, भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो, फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। इसलिए भारत ने अपनी रेजिलियंस बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास बीते वर्षों में किए हैं, उनको और गति दे रहा है। सभापति जी, कोई भी संकट हो, वो हमारे हौसलों और हमारे प्रयास दोनों की परीक्षा लेता है। देश ऐसे संकटों का बेहतर तरीके से सामना कर सके, इसके लिए बीते 11 वर्षों में निरंतर निर्णय लिए गए हैं। एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। हमारी तेल कंपनियां संकट के समय के लिए काफी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का भंडार रखती हैं। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। ईरान से जंग के बीच पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने पीएम मोदी से मिडिल ईस्ट के हालात और हॉर्मुज को खोलने के विकल्पों पर अहम बातचीत की है। इससे पहले पीएम मोदी खुद भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकिशियन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से बात कर चुके हैं। इसके अलावा वो सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन समेत मिडिल ईस्ट के अन्य सभी नेताओं से बारी बारी से बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने सभी नेताओं से मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए सहयोग की अपील की है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी की निजी पॉलिसी बन गई है। अब ये एक यूनिवर्सल मजाक जैसा हो गया है।
नहीं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी. यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस. इट्स अ यूनिवर्सल जोक. एवरीबody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. ये तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररेलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. पोजीशन क्या है? बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया है. देखिए, राहुल गांधी एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह बोलते हैं और इसीलिए बीजेपी विरोध में, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरने से नहीं कतराते. और जिस प्रकार से वो विदेश नीति जैसे विषय पर भी ओछी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, ये दिखाता है कि उनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं, परिवार फर्स्ट है. राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है, विदेश नीति सरेंडर हो चुकी है. ये विदेश नीति नहीं है, मोदी जी की नीति है. तो राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए, दुनिया भर के लोग जो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति धुरंधर नीति है, उसको छोड़ दीजिए. केवल ये बता दीजिए कि मनीष तिवारी और शशि थरूर जी ये क्यों बता रहे हैं कि विदेश नीति भारत की बिल्कुल सही है? उसको रिस्पॉन्सिबल स्टेट्सक्राफ्ट क्यों बता रहे हैं? ये तो आपके सांसद है. उज्जैन में जहां एक तरफ भव्य विकास और कॉरिडोर की चमक दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्राचीन आस्था स्थल भी हैं जो आज भी उपेक्षा के शिकार हैं. इसी पर पेश है ये खास रिपोर्ट. यह कहानी है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतिम छोर पर बसे करेड़ी गांव की, जो शाजापुर सीमा से सटा हुआ है. यहीं मौजूद है मां कनकेश्वरी का प्राचीन मंदिर, जिसे महाभारत कालीन दानवीर कर्ण की आराध्य देवी से जोड़ा जाता है. इतिहास, आस्था और मान्यता से भरा यह स्थल आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, लेकिन विकास की राह से कोसों दूर नजर आता है. करेड़ी से करीब 2 किलोमीटर दूर मीरपुर गांव, जहां लखुंदर नदी बहती है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक यहीं कर्ण सूर्यदेव की आराधना करने आते थे और यहीं मां मनसा देवी का प्राचीन स्थल भी मौजूद है, जिन्हें नागों की देवी और भगवान शिव की पुत्री माना जाता है. ये मंदिर महाभारत कालीन, आज से हजारों वर्ष पूर्व जब जो ये दक्षिण हुआ, दक्षिण, तो पार्वती माता वहाँ पे जाके उनने कुंड में अपनी प्राण दे दिए. तो प्राण दीजिए तो वो जब शिव जी उनको लेके सब दूर घूमे पूरे विश्व में, तीनों लोगों पे, तो उनकी जगह जगह चीज़ गिरती गई और जहाँ जहाँ चीज़ गिरी वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है. तो यहाँ पे माता जी का कर्ण का आभूषण गिरा, कर्ण का आभूषण, इसे कनकावती बोलते हैं, कर्णकावती है. स्थानीय लोग एक रोचक मान्यता भी बताते हैं कि यहाँ स्थापित गणेश प्रतिमा हर 4 महीने में अपनी दिशा बदलती है. हालांकि इस दावे का कोई वैज्ञानिक या पुरातात्विक अध्ययन अब तक नहीं हुआ है. पास के मीरपुर गांव और लखुंदर नदी क्षेत्र को भी कर्ण की तपस्या भूमि बताया गया है. यहाँ प्राचीन मूर्तियों और अवशेष मिलने के दावे भी किए जाते हैं. जो महाभारत काल है वहाँ से संबंध रखता है. कर्ण स्वयं यहाँ पर आकर के तप करता था, पूर्वमुखी होकर के, एक अंगूठे पर खड़ा होकर के घंटों तक सूर्य का आराधना करता था और माँ मनसा देवी माता है मनसा देवी, उनकी आराधना करता था. करेड़ी उसकी जो है पास में नगर था और वहाँ उसकी राजधानी थी और यहाँ स्नान करने के लिए आता था और यहाँ पर एक अंगूठे पर खड़ा होकर के तप करता था. एक ओर उज्जैन में भव्य कॉरिडोर और बड़े बजट के विकास कार्य चल रहे हैं, तो दूसरी ओर यह प्राचीन धरोहर उपेक्षा का शिकार नजर आता है. सवाल यही है कि क्या विकास अब केवल आमदनी और पर्यटन से तय होगा? क्या इतिहास और आस्था से जुड़े ऐसे स्थल यूं ही उपेक्षित रह जाएंगे? उज्जैन से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के स्टेटस पर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है.
कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाला अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो पहले हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म को मानता था, अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है, इस्लाम या क्रिश्चियन को अपना लेता है, तो उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो सक्रिय रूप से उस धर्म को मानता या उसका पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं माना जा सकता। नीतीश कुमार को एक बार फिर से निर्विरोध रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 मार्च को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नीतीश कुमार का चौथा कार्यकाल होगा। इससे पहले उन्होंने 2016 में शरद यादव की जगह पार्टी की कमान संभाली थी। इसके बाद 2019 में भी वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। 2020 में उन्होंने अपनी जगह आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाया था। बाद में उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कानपुर के व्यस्त गुरुदेव चौराहे पर लगी बड़ी होर्डिंग ने शहर की सियासी हलचल को तेज कर दिया है। होर्डिंग पर सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र गोंड ने ये पोस्टर लगाया जिससे राजनीतिक गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल ये होर्डिंग कानपुर में सियासी गर्मी बढ़ाने का केंद्र है। गोंड जी, आपने एक होर्डिंग लगवाई है, इस होर्डिंग का उद्देश्य क्या है? क्या आप लोगों की इच्छा है? जी, होर्डिंग लगवाने का हमारा परम उद्देश्य ये है कि देश जो है हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ाने के लिए इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आज तक जो कभी हुआ नहीं, राम मंदिर एक सपना था और लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, ये काल्पनिक है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन उस सपने को साकार करके मोदी जी ने ही दिखाया और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सदा उनके साथ खड़े हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में न्यायपालिका से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, भारत में जजों का वेतन कई दूसरे बड़े लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले में कम है, इसलिए जजों की सैलरी और उनकी सेवा शर्तों की दोबारा समीक्षा की जानी चाहिए। उनका मानना है कि अगर जजों को बेहतर और सम्मानजनक वेतन मिलेगा तो ज़्यादा काबिल वकील न्यायपालिका में आने के लिए प्रेरित होंगे। इससे पूरी व्यवस्था और मजबूत बन जाएगी। Draw the attention of the government to the need to review and ensure pay parity and appropriate remuneration for judges in India. The judiciary is a cornerstone of our constitutional democracy. Judges carry the profound responsibility of safeguarding the Constitution, protecting citizens' rights and upholding the rule of law. However, despite the critical nature of this responsibility, judges in India receive significantly lower remuneration compared to their counterparts in many other major democracies. This disparity becomes even more concerning when we consider the demanding nature of judicial work, the high standards of integrity expected from judges, and the need to attract the most capable members of the bar to the bench. Competitive and dignified remuneration is not merely a matter of compensation. It is directly linked to judicial independence, institutional strength, and the quality of justice delivery. In recent years, concerns have also been raised about the lack of parity between judicial remuneration and the compensation structures of other high and senior public officers. Addressing this gap is essential to preserve the dignity of the institution and ensure that the judiciary continues to attract the finest legal minds. अमेठी के पूरे गौहट गडरिया गांव में पुराने विवाद को लेकर जमकर मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हमले में प्रधान सहित कई लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। महोबा नगर पालिका में तहबा बाजारी ठेका की खुली बोली के दौरान दो सभासदों के बीच में ही विवाद हो गया। ईओ अवधेश कुमार और चेयरमैन डॉक्टर संतोष कुमार चौरसिया की मौजूदगी में दबंग सभासद ने दलित सभासद के साथ अभद्रता की।
पीड़ित सभासद ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। चेयरमैन इस पूरे विवाद को आपसी नोकझोंक बता रहे हैं। 24 तारीख को यह अवगत कराया गया था कि जो महोबा ज़िले में तहबाजारी हो रही है, जो चौराहे हैं उनका तहबाजारी के लिए आज खुली बोली लगी हुई थी नगर पालिका मीटिंग हॉल में। तो हम लोग अपने समय से आकर के हमने राजस्व को देखने के लिए हम लोगों ने प्रतिभाग किया और उसमें महोबा ज़िले के प्रतिष्ठित काफ़ी लोग आए, काफ़ी ठेकेदारों लोग भी आए वहाँ पर, और बोली निरंतर अपने सुचारू समय से चालू हो गई थी और सही रूप से चालू हो रही थी। उसमें हमारे पत्रकार बंधु भी और भी लोग, सभी लोग, हमारे बोर्ड के सदस्य लोग भी सब लोग सम्मिलित थे। ईओ साहब, चेयरमैन साहब और हमारे अकाउंटेंट साहब शुक्ला जी, सारे लोग थे और निरंतर रूप से चल रही थी। उसमें मैंने खड़े होकर के ये बोला कि बोली को स्थगित ना किया जाए, बोली को निरंतर रूप से चालू किया जाए। बोली रोकने का खुली बोली में कोई नहीं। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक बिल्डिंग में गैस पाइपलाइन में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही लोग अपने घरों के बाहर निकल आए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली। हालांकि आईजीएल के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झांसी जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी ने सर्विलांस की मदद से 200 से अधिक गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 227 मोबाइल फोन अलग अलग जिलों और राज्यों से रिकवर किए। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत तकरीबन 27 लाख रुपए बताई गई है। ये डीजी रेलवे के मतलब आदेशानुसार ये टीम जो होती है थानों की और सर्विलांस टीम, इनके द्वारा 227 मोबाइल की रिकवरी की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 27 लाख रुपए है। और ये विभिन्न स्थानों से इनको हम लोगों ने रिकवर किया है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी जहाँ भी मोबाइल चलते हैं, गुमशुदा मोबाइल हैं, इनका हम लोग CDR/IMI रन करा के लोकेशन लेते हैं और उसके बाद वहाँ से बरामद करके। यात्रियों के लिए यही मैसेज है कि हमेशा अपनी सेफ्टी के साथ रहें, कोई भी सामान इधर उधर न रखें जिससे कि चोरी इत्यादि ना हो या गुमशुदा कहीं गिरे ना। बहुत ही प्रिकॉशनरी उनको काम। झारखंड के रामगढ़ में अवैध कोयला खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस, वन विभाग और CCL की संयुक्त टीम ने केदला क्षेत्र में छापेमारी की और अवैध खनन के मुहाने को ब्लास्ट कर ध्वस्त कर दिया। सूचना पर गठित टीम ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन चलाया, जिससे कोयला तस्करों में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से खनन का कार्य रामगढ़ क्षेत्र में कई थानों में घाटों, मांडू, कुज्जू एवं अन्य स्थानों पर किया जा रहा है। इस संबंध में जैसे ही मुझे सूचना प्राप्त होती है, इस पर मेरे द्वारा गंभीर स्टेप लिया जाता है और सभी वन विभाग है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, CCL है, सबसे बात करके लगातार मेरे द्वारा भी प्रतिवेदन भेजा जाता है थाने को इस पर कार्रवाई करने के लिए। उसी क्रम में आज घाटों OP क्षेत्र के केदला ओपन कास्ट के 6 नंबर में कंट्रोल ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसमें कि थाना, DC साहब की टीम, CCL की टीम, फॉरेस्ट की टीम, सभी लगातार माइनिंग की टीम सब उसमें संयुक्त कार्रवाई कर रही है। और एक कंट्रोल ब्लास्टिंग बहुत बड़े लेवल पर एक पुरानी जो एक माइंस है जो काफी खोखला है, उसमें यह खबर मिल रही थी अवैध मुहाना से इलीगल माइनिंग का काम कर रहा था वो रात के अंधेरे में। तो कई बार इसको हम लोग इंक्लाइन माउथ को बंद करने की कोशिश किए, बंद किए, पुनः ये लोग खोल ले रहा था। तो उसकी अगली कार्रवाई करते हुए इसको हम लोगों ने आज कंट्रोल ब्लास्टिंग करके अवैध मुहाना को हमने बंद करने का काम किया। और इसमें हम लोग CCL द्वारा कंट्रोल ब्लास्टिंग किया गया और साथ में सुरक्षा के लिए ये प्रशासन का और मैडम CO मांडू का हमको। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति ने बोकारो का दौरा किया है। इस दौरान समिति ने सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और लंबित मामलों की समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता उमाकांत रजक ने की है। उपायुक्त अजय नाथ झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। और सभी निवेदनों पर हम सब लोगों ने गहन विचार किया अधिकारियों के साथ में, और माननीय सदस्यों का जो निवेदन था उन सारे निवेदनों का निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
इसी बात है कि जब समितियां आती है, समिति को जो भी रिपोर्ट होगा वो हम लोग विधानसभा में हम लोग पहले इसको पुटअप करेंगे, उसके बाद वहाँ जब पास हो जाएगा तभी हम उसको बाहर बोल सकते हैं। अभी हम आपको उन सारी फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।